हेलो फ्रेंड्स। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है। असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीतिक स्थिति। वर्ष 1922 का वर्ष कांग्रेस के लिए एक संकट का वर्ष था। महात्मा गांधी को अशांति फैलाने के जुर्म में 6 वर्ष की सजा हो गई थी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात देश के राजनीतिक वातावरण में एक निराशा का माहौल छाया था। इसी बीच भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत कराए जाने वाले वर्ष 1923 के चुनाव में भाग लेने के उद्देश्य से कांग्रेस में एक समूह का निर्माण हुआ। इसने भी कांग्रेस के भीतर संकट को मुखर अभिव्यक्ति दी। कांग्रेस इस समय दो विचारधारा वाले समूहों में बंट गई। इसमें से एक परिवर्तनवादी थे, जो असहयोग आंदोलन के बाद की लड़ाई को विधान परिषद में ले जाना चाहते थे। दूसरे वह थे जो विधान परिषदों में प्रवेश के विरोधी थे तथा गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते थे। स्वराज पार्टी। दिसंबर 1922 के गया अधिवेशन में C.R. दास ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विधान परिषद में प्रवेश का प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि असहयोग आंदोलन वापस लेने से लोग हीन मनोबल और हताशा के शिकार हो गए हैं, अतः इस समय रणनीति में बदलाव लोगों में नए उत्साह का संचार कर सकता है। C.R. दास की जोरदार वकालत के बावजूद गया अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित न हो सका। विपक्षी गुट का नेतृत्व C. राजगोपालाचारी ने किया था। प्रस्ताव पारित न होने पर C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया तथा मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी बनाई। पूर्व में इसका नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था। इसके पश्चात स्वराज पार्टी वालों को परिवर्तन समर्थक प्रो चेंजर्स तथा विरोधियों कांग्रेस को परिवर्तन विरोधी नो चेंजर्स कहा जाने लगा। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में प्रचारित किया तथा अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। आरंभ में स्वराज पार्टी के लक्ष्यों को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ। पार्टी के संविधान में यह घोषणा की गई कि इसका तात्कालिक लक्ष्य डोमिनियन स्टेट्स की प्राप्ति है। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में युवा सदस्यों ने इसका विरोध किया और पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित करने की मांग की। मार्च 1923 में इलाहाबाद में पार्टी के पहले सम्मेलन में बड़ी संख्या में इसके सदस्यों ने पूर्ण स्वराज की मांग की। सितंबर 1923 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। इसमें कांग्रेस ने विधान परिषद में प्रवेश का विरोध समाप्त करने का निश्चय किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने और मतदान करने की इजाज़त दे दी गई। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी और उसके कार्यक्रमों को कांग्रेस संगठन के अंतर्गत मान्यता दे दी गई। 5 फरवरी 1922 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। गांधी जी विधान परिषद का सदस्य बनने और उसकी कार्यवाही में बाधा पहुंचाने की नीति के विरोधी थे। 6 नवंबर 1924 को गांधी जी, C.R. दास, मोतीलाल नेहरू ने एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया था कि स्वराजी नेता कांग्रेस की अभिन्न अंग के रूप में कांग्रेस के नेतृत्व में विधानमंडल में अपना काम करते रहेंगे। दिसंबर के बेलगांव पूना अधिवेशन में इसकी अनुमति दे दी गई। स्वराज पार्टी की राजनीति। स्वराज पार्टी ने वर्ष 1923 में चुनाव घोषणा पत्र में साम्राज्यवाद के विरोध को प्रमुख मुद्दा बनाया। यद्यपि स्वराजियों को चुनावों का बहुत कम समय मिला, लेकिन उन्हें बड़ी सफलता मिली। उन्हें केंद्रीय विधानसभा से 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटें मिली। प्रांतीय विधान परिषद में मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे तथा बम्बई एवं उत्तर प्रदेश में अच्छी सफलता मिली। मद्रास तथा पंजाब में जातिवाद एवं सांप्रदायिकता के कारण अच्छी सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में अनेक समर्थक उदारवादी एवं व्यक्तिवादी विधायक यथा मदन मोहन मालवीय आदि थे। चुनाव के पश्चात स्वराजियों ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए और वर्ष 1919 में सुधारों की पोल खोल दी। स्वराजियों का प्रमुख कार्य। पहले ही अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए नया संविधान बनाने की राष्ट्रीय मांग उठाई।
सरकार की बजट मांगों के सवाल पर कई बार हार हुई। वर्ष 1923-24 में स्थानीय निकाय नगरपालिकाओं के चुनाव हुए। न्यू चेंजर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। चुनाव में C.R. दास कलकत्ता के, विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद के, राजेंद्र प्रसाद पटना के तथा जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के मेयर चुने गए। 25 अक्टूबर 1924 को आतंकवाद से निपटने के नाम पर सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसके अंतर्गत कांग्रेस कार्यालयों और नेताओं के घर छापे मारे गए। छापे के दौरान सुभाष चंद्र बोस तथा बंगाल विधानमंडल के 2 स्वराज्य विधायक अनिल बरन राय और S.C. मित्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर 16 जून 1924 को C.R. दास की मृत्यु हो गई। इससे स्वराजियों के लिए संकट की स्थिति आ गई, लेकिन अब तक स्वराजियों ने अपना काम कर दिया था तथा संवैधानिक सुधारों की पोल खोल दी थी। नवंबर 1926 में चुनाव में पार्टी को, जैसा कि अनुमान था, कम समर्थन मिला, लेकिन इस बार भी उन्होंने कई मौकों पर स्थगन प्रस्ताव लाने का कार्य किया। जैसे 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल, मोतीलाल नेहरू ने इसे भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 कहा। पूंजीवाद के 2 कट्टर समर्थकों पुरुषोत्तम दास ठाकुर और G.D. बिरला ने भी विधेयक का विरोध किया। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्तावों और सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के कारण वर्ष 1930 में स्वराजियों ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया। स्वराज पार्टी में विभाजन। जून 1925 में C.R. दास की मृत्यु के पश्चात स्वराज पार्टी में भी संकट के बादल मंडराने लगे थे। पार्टी में कुछ सत्ता लोलुप लोगों का प्रवेश हो गया। लाला लाजपत राय तथा मदन मोहन मालवीय ने स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के बाद राजनीतिक नरम दल और स्पष्ट हिंदूवाद का मिलाजुला कार्यक्रम था। स्वराज पार्टी पुनः निम्नलिखित 2 गुटों में बट गई। पहला, प्रत्युत्तरवादी गुट। यह सरकार के साथ सहयोग करने का इच्छुक था। हिंदू हितों की रक्षा के लिए नेता S.C. केलकर, M.R. जयकर, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। दूसरा, प्रत्युत्तरवादी गुट। यह सरकार तथा प्रत्युत्तरवादी दोनों गुटों का विरोधी था। सरकार के प्रति सहयोग की नीति का अनुसरण सर्वप्रथम मध्य प्रांत काउंसिल में स्वराज पार्टी के नेता S.V. तांबे ने किया। इन्होंने गवर्नर की कार्यकारिणी में मंत्री पद स्वीकार कर लिया था। मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1925 के आरंभ में थल सेना के भारतीयकरण के लिए बनाई गई इंडियन सैडहर्स्ट कमेटी का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया। इसके अन्य सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना, M. रामचंद्र राव, लेफ्टिनेंट जनरल सर एंड्रू स्कीन अध्यक्ष थे। इस कमेटी का उद्देश्य यह जांच करना एवं रिपोर्ट देना था कि कौन से उपायों के लिए किंग कमीशन में भारतीय अभ्यर्थियों की आपूर्ति बेहतर की जा सकती है। परिवर्तन विरोधियों के कार्य। न्यू चेंजर्स इस समय रचनात्मक कार्यों में जुटे रहे। उन्होंने कई रचनात्मक कार्य किए। खादी का प्रचार, खादी आश्रमों की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास, पिछड़ी एवं आदिवासी जातियों के लिए काम। गुजरात के बारडोली तालुका में वेदजी आश्रम में चिमनलाल मेहता, जगतराम दवे और चिमनलाल भट्ट ने आदिवासियों को शिक्षित करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। गांधी सेवा संघ की स्थापना की गई। इसके सदस्यों में राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गंगाधर राव, जमनालाल बजाज आदि थे। गांधी जी ने यंग इंडिया में 23 फरवरी 1922 को ही मॉन्टेग्यू एवं बर्केनहेड की चुनौती का उत्तर दे दिया था और अंग्रेजों को यह जान लेना चाहिए कि वह 1920 में छिड़ा संघर्ष अंतिम संघर्ष है। निर्णायक संघर्ष फैसला होकर रहेगा, चाहे 1 महीना लग जाए या 1 साल लग जाए, कई महीने लग जाए या कई साल लग जाए। अंग्रेजी हुकूमत चाहे उतनी ही दमन करे जितना 1857 ईसा के विद्रोह के समय किया गया था, फैसला होकर रहेगा। क्रांतिकारी आंदोलन द्वितीय चरण। वर्ष 1922 में गांधी जी द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लेने से देश में युवाओं को निराशा हुई। इससे उनके अंदर यह भावना पनपी कि केवल हिंसात्मक तरीके से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र की क्रांति से प्रेरित होकर इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने पुरानी संस्थाओं यथा युगांतर, अनुशीलन समिति आदि को पुनर्जीवित किया। इस चरण की एक प्रमुख विशेषता जो इससे पिछले से भिन्न करती है,
इसमें एक सामाजिक कार्यक्रम अपनाया गया जो कि समाजवाद पर आधारित था। दूसरी विशेषता यह थी कि ये संगठन अब धर्म पर बल नहीं देते थे तथा उनका दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष था। क्रांतिकारी संगठन वर्ष 1923-24 में गोपीनाथ साहा ने एक ब्रिटिश अधिकारी डे की हत्या कर दी। इस चरण में एक अखिल भारतीय संगठन तथा संगठनों के मध्य अच्छे तालमेल की आवश्यकता का अनुभव किया गया। इस हेतु अक्टूबर 1924 में समस्त क्रांतिकारी दलों का कानपुर में सम्मेलन बुलाया गया तथा हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक संगठन की स्थापना की गई। इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में की थी। इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। संगठित सशस्त्र क्रांति के द्वारा ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर एक संघीय गणतंत्र की स्थापना की जाए जिसे संयुक्त राज्य भारत कहा जाए। आंदोलन की सफलता के लिए शस्त्र और धन हेतु राजनैतिक डकैतियां एवं अपहरण, HRA की शाखाओं का विस्तार। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप HRA का अस्तित्व कुछ समय के लिए खत्म सा हो गया, परंतु कुछ समय के पश्चात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनः संगठित करने का प्रयास किया गया। 19 से 10 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें HRA का नाम बदलकर HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। इसमें विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव ने उनका सहयोग किया। क्रांतिकारियों का दर्शन वर्ष 1925 में HRA के घोषणा पत्र में कहा गया कि HRA का उद्देश्य उन तमाम व्यवस्थाओं का उन्मूलन करना है जिनके तहत एक व्यक्ति दूसरे का शोषण करता है। अक्टूबर 1924 में इसकी संस्थापक परिषद ने जनता को सामाजिक क्रांति और साम्यवादी सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए उनका प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया। क्रांतिकारियों ने रेलवे तथा भारी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य भी रखा था। HRA ने मजदूरों और किसानों का संगठन बनाने तथा संगठित हथियारबंद क्रांति के लिए काम करने का निर्णय लिया। क्रांतिकारी आंदोलन को दार्शनिक आधार करने में भगत सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भगत सिंह असाधारण बुद्धिजीवी थे। उन्होंने समाजवाद, सोवियत संघ और क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया था। लाहौर में सुखदेव तथा अन्य लोगों की मदद से उन्होंने अनेक अध्ययन केंद्र खुलवाए थे और राजनैतिक विषयों पर युवाओं के मध्य बहसों का सिलसिला आरंभ करवाया। इसी उद्देश्य से भगत सिंह ने वर्ष 1926 में भारत नौजवान सभा का गठन किया। इस गठन के वे संस्थापक महामंत्री थे। क्रांतिकारी लक्ष्य प्राप्त करने में दर्शन व विचारधारा की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, इस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए भगत सिंह ने लाहौर में कोर्ट के समक्ष कहा था, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक एक पुस्तक लिखी। जनता को अपनी विचारधारा से अवगत कराने के लिए भगवती चरण वोहरा ने द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब का दर्शन नामक दस्तावेज तैयार किया था। व्यक्तिगत बहादुरी की कार्यवाहियों और आतंकवादी गतिविधियों से भगत सिंह का विश्वास उठ चुका था। वे मार्क्सवादी हो चले थे, विश्वास करते थे कि व्यापक जन आंदोलन से ही क्रांति लाई जा सकती है। दूसरे शब्दों में जनता के लिए जनता ही क्रांति कर सकती है। वर्ष 1929 से 1931 के दौरान अदालत में तथा उसके बाहर जो बयान भगत सिंह व उनके साथियों ने दिए, उनका सार यह था कि क्रांति का अर्थ बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में समाज के शोषित, दलित व गरीबों के जन आंदोलन का विकास है। क्रांतिकारी आंदोलन के दोनों चरणों में अंतर थे। पहला चरण, इसमें अधिकांश क्रांतिकारी नेता राष्ट्रवादी थे और इसमें से कुछ में विशेषतः बंगाल में रहस्यवाद की झलक मिलती है, जैसे शक्ति पूजा। इस समय की नीति अधिकांशतः हत्या और लूटपाट पर आधारित थी। पहले चरण के क्रांतिकारी ब्रिटिश साम्राज्य को उलटना चाहते थे, मगर स्वतंत्रता के बाद कैसे समाज की रचना करनी है, इसके बारे में उनका दृष्टिकोण साफ नहीं था। महिलाओं की सीमित भूमिका थी। दूसरा चरण, इसमें रहस्यवाद की झलक नहीं मिलती है। इस चरण में सरकारी संस्थाओं पर हमला करने और इसमें जो रुकावट डाले उसे खत्म करने का पर आधारित थी। इस चरण में समाजवादी विचारधारा के प्रभाव स्वरूप मजदूर, किसान, राज्य की स्थापना तथा पूंजीवादी जागीरदार का अंत जैसी स्पष्ट विचारधारा थी।
उन्होंने व्यापक क्रांतिकारी सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। महिलाओं की सक्रिय भूमिका थी। प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियाँ: काकोरी कांड। HRA की प्रारंभिक गतिविधियों में काकोरी कांड प्रमुख है। रामप्रसाद बिस्मिल ने यह विचार पेश किया कि धन इकट्ठा करने के लिए राजनैतिक डकैतियाँ की जानी चाहिए, लेकिन इसका उद्देश्य मात्र सरकारी धन प्राप्त करना ही होना चाहिए। इस उद्देश्य से 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेल के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इस डकैती के पश्चात 29 लोगों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया। 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह खां फैजाबाद में, रोशन लाल नैनी इलाहाबाद में, राजेंद्र लाहिरी गोंडा में थे। सैंडर्स की हत्या। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान जेम्स स्कॉट की लाठी से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। HSRA के क्रांतिकारियों ने स्कॉट को मृत्युदंड देने का निर्णय किया, किंतु स्कॉट के धोखे में पुलिस अधिकारी सैंडर्स एवं उसके लीडर चरण सिंह की हत्या हो गई। इसे 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव आदि ने अंजाम दिया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बंकांड। HMRA के 2 सदस्यों भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। इन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में बम फेंका था, जिसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। बम खाली स्थानों पर फेंका गया था। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते समय ही भगत सिंह ने पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सर्वप्रथम इनकलाब जिंदाबाद का नारा इकबाल ने दिया था। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद एवं साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाए। इस बम के साथ उन्होंने पर्चे भी फेंके, जिसमें यह संदेश था कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। यद्यपि इस बम कांड में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा 5 अप्रैल 1929 को HSRA की बम फैक्ट्री लाहौर में छापा डाला गया और किशोरी लाल, सुखदेव तथा जय गोपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु आदि क्रांतिकारियों द्वारा राजनीतिक कैदी का दर्जा देने तथा जेल की अव्यवस्था के कारण इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल 13 जुलाई 1929 को शुरू हुई। जेल प्रशासन ने इस हड़ताल को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। 64वें दिन 13 दिसंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हो गई। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दे दी गई। अल्फ्रेड पार्क की मुठभेड़। फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। विद्यार्थी ने उन्हें भगत सिंह मामले में जवाहरलाल नेहरू से इलाहाबाद में मिलने की सलाह दी। आजाद 17 फरवरी 1931 को नेहरू से मिले और फांसी की सजा के संबंध में सहायता मांगी। इसी दिन आजाद अल्फ्रेड पार्क गए, जहां पर कुछ साथियों सुखदेव राज के साथ गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। इसी समय किसी साथी भेदिए की सूचना पर पुलिस वहां आ गई, जिसका नेतृत्व जॉन नॉट बावर और उसका सहायक विश्वेश्वर सिंह कर रहा था। आजाद ने अंतिम समय तक उनसे संघर्ष किया और सुखदेव राज को भगा दिया। अंत में उसके पास केवल एक गोली बची थी। उनका प्रण था कि वह कभी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु से HSRA की गतिविधियां समाप्त हो गई। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने यशपाल को अपना नेता चुना। चटगांव आजमनी रेड। पूर्वी बंगाल में चटगांव नामक बंदरगाह पर मशहूर क्रांतिकारी सूर्यसेन के नेतृत्व में वहां के क्रांतिकारियों ने विद्रोह का प्रयत्न किया। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की तथा यहाँ गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय बंगाल के प्रमुख नेता थे। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ बाउल, प्रीतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता, मीर अहमद, फकीर अहमद, टुनुमिया आदि थे। सूर्यसेन ने भारतीय गणतंत्र सेना की ओर से एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें चटगांव, मयमनसिंह के सरकारी शस्त्रागारों पर एक ही समय हमला करने की योजना थी। इस हेतु 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव, बारिसाल,
तथा मयमनसिंह स्थित सरकारी शस्त्रागारों पर कब्जा कर लिया। शस्त्रागारों पर कब्जा करने के पश्चात 65 सदस्यीय क्रांतिकारी दल के समक्ष सूर्य सेन ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, तिरंगा झंडा फहराया तथा अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का गठन किया। सूर्य सेन इसके राष्ट्रपति बने। 22 मई 1930 को ब्रिटिश सेना और IRA के मध्य संघर्ष हुआ। क्रांतिकारी कारतूस लेना भूल गए थे। कई क्रांतिकारी पकड़े गए और उन पर मुकदमा दायर हुआ। सूर्य सेन 16 फरवरी 1935 को गिरफ्तार कर लिए गए तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। प्रीति लता वाडेदार ने अंग्रेजों से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा मिली। महिलाओं की भागीदारी। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। दुर्गा देवी, सुशीला देवी, प्रेम देवी तथा प्रकाशवती कपूर आदि महिलाओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल की क्रांतिकारी महिलाओं की भूमिका ज़्यादा सक्रिय रही। दिसंबर 1931 कोमिला की 2 युवतियों सुनीता चौधरी और शांति घोष ने कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी। फरवरी 1932 में छात्रा बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली चलाई। प्रीति लता वाडेकर पहाड़तली चटगांव रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के समय शहीद हो गई। कल्पना दत्त सूर्य सेन के साथ वर्ष 1935 में गिरफ्तार हुई, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई।